अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। बायोलॉजी लेसन में आज हम बात करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन के बारे में। और ये टॉपिक फेडरल, पंजाब, सिंध, केपीके और बलूचिस्तान की क्लास 10th में मौजूद है। फेडरल, पंजाब और केपीके में ये चैप्टर 11 जो कि होम्योस्टेसिस के नाम से है उसमें मौजूद है। सिंध और बलूचिस्तान में ये चैप्टर एक्सक्रीशन के नाम से मौजूद है। सिंध बोर्ड में ये चैप्टर 12 है और बलूचिस्तान बोर्ड में ये चैप्टर 13 है। इन वीडियोस को सुनने के बाद आप होम्योस्टेसिस, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन के कॉन्सेप्ट को समझ सकेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। आज हम पढ़ेंगे ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन के बारे में। ठीक है जी। लेकिन इन तीनों के बारे में पढ़ने से पहले हमारे लिए एक चीज़ का जानना ज़रूरी है, एक फिनोमिना का जानना ज़रूरी है। वो फिनोमिना क्या है? दैट इज़ होम्योस्टेसिस। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज़ होम्योस्टेसिस। ठीक है जी। अब होम्योस्टेसिस जो है ये है क्या बेसिकली, या इसका इन तीनों से क्या ताल्लुक है? ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया दैट इज हेमोस्टेसिस। अब हेमोस्टेसिस किसे कहते हैं? हेमोस्टेसिस को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि हम क्या करें, जो हमारे पास इंटरनल कंडीशंस होते हैं किस चीज़ के, बॉडी के। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज इंटरनल। ठीक है जी। इंटरनल किसे कहते हैं? अंदरूनी। तो जो कि बॉडी के अंदर जो कंडीशंस हैं, जो हालात हैं, उसको हम क्या रखते हैं? उसको हम इक्विलिब्रियम में रखते हैं। ठीक है जी, इक्विलिब्रियम में रखते हैं। मैं यहाँ लिख लेता हूँ दैट इज EQUILI, इक्विलिब्रियम। ठीक है। सो इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि इंटरनल कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम में रखते हैं। अब इक्विलिब्रियम में जब हम रखते हैं तो ये किसके एस्पेक्ट से या किसके रिस्पेक्ट से रखते हैं? तो हम इक्विलिब्रियम में रखते हैं किस चीज से? विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ दैट इज एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन। ठीक है जी। जो इन्वायरमेंट के कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली हम अपने इंटरनल कंडीशन को कांस्टेंट रखते हैं, इक्विलिब्रियम में रखते हैं। और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है जी। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी होम्योस्टेसिस की। हम बात कर लेते हैं किस चीज की? टेम्परेचर की। ठीक है जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट इज टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में मेरे पास होम्योस्टेसिस की एग्जांपल किस तरह आ रही है जी? इसको हम इस तरह डिफाइन कर लेते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी की जो इंटरनल टेम्परेचर है उसे हम कहते हैं दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी। या हम क्या कहते हैं, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, या मोस्टली आपने थर्मामीटर के थ्रू भी देखा होगा, दैट इज फ्रॉम 96 to 97 फ़ारेनहाइट। ठीक है जी। 96 97 हमारे पास फ़ारेनहाइट भी होती है। ठीक है। अब इसके बाद जो है अगर हम देखें तो हमारे पास लेट्स सपोज हम कहते हैं कि जो टेम्परेचर ज़्यादा वेरिएट करता है ये दो जो हमारे पास मौसम है उनमें करता है। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ दैट इज जो हमारे पास समर है। ठीक है जी। गर्मियों में जो हमारे पास बाहर का जो टेम्परेचर होता है, ठीक है जी, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो वेरिएट करता है 25 से लेके राउंड अबाउट 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह अगर हम बात करें विंटर सीजन की, तो विंटर में भी हमारे पास जो टेम्परेचर है दैट इज विंटर। विंटर में भी ये हम इस लिखते हैं कि ये जीरो से हम लिख लेते हैं, उससे ये वेरिएट करता है अप टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी। अब अगर हम देखें तो इन दोनों टेम्परेचर में वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन
गर्मी हो या सर्दी हो, हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट ही रखता है, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड भी हम इसे कहते हैं। ठीक है जी। इसी तरह इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि ह्यूमन जो है या इंसान जो है वो अपने बॉडी को होम्योस्टेसिस में रखते हैं। अब इस होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए ह्यूमन को, इंसानों को और किस किस फिनोमिना की जरूरत हो सकती है या वो किस लिहाज से अपने आप को इक्विलिब्रियम में रखते हैं इंटरनल कंडीशन को, तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये तीन प्रोसेस हैं। एक है ऑस्मो रेगुलेशन, एक है थर्मो रेगुलेशन और एक है एक्सक्रीशन। इन तीन प्रोसेसों की वजह से जो ह्यूमन बॉडी है उसका इंटरनल कंडीशन जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस चीज की, ऑस्मो रेगुलेशन की। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। मैंने इन वर्ड्स को सेपरेट लिख दिया है। ठीक है जी। ऑस्मो का मतलब क्या है? ऑस्मो का मतलब होता है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है हमारे पास, हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी सेल, वो अपने सेल में वाटर को और साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने का जो प्रोसेस है, वाटर एंड साल्ट, में यहाँ लिख लेता हूँ दैट इज वाटर एंड साल्ट, इसको मेंटेन या इक्विलिब्रियम में रखने का जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। अब ऑस्मोटिक प्रेशर में हम इसको किस तरह मेंटेन रखते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन को, इसको हम इस तरह मेंटेन रखते हैं कि लेट्स सपोज हम बात करते हैं कि हमारे पास एक सेल है। ठीक है जी। अब सेल क्या करता है, इस ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है, शेप को बरकरार रखता है। तो हम बात कर लेते हैं कि सेल के इनसाइड हमारे पास मौजूद है साल्ट प्लस हमारे पास मौजूद है वाटर। ठीक है जी। अब साल्ट की जो कंसंट्रेशन है या नमक की जो कंसंट्रेशन है ये इनसाइड द सेल ज्यादा है, इसको हम इस तरह लिख लेते हैं कि इंक्रीज है। और इसी तरह जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो कम है। अब जो बाहर का इन्वायरमेंट है, जो कि सेल के बाहर का इन्वायरमेंट है, वहां पे साल्ट की कंसंट्रेशन जो है ये कम है और जो वाटर है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये भी हमने लिख लिया। अब क्या होगा, अब ऑस्मोटिक प्रेशर किस तरह डेवलप होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर इस तरह डेवलप होगा कि बाहर से जो वाटर है ये मूव करेगा इनसाइड, ठीक है जी, और अंदर से जो साल्ट है ये मूव करेगा टूवर्ड्स द आउटसाइड, और इस तरह फिर सेल की जो शेप है वो मेंटेन रहेगी, बरकरार रहेगी। और इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन, जिसमें कोई भी बॉडी, कोई भी सेल अपने अंदर क्या करता है, वाटर एंड साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास थर्मो रेगुलेशन क्या है। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज थर्मो रेगुलेशन। ठीक है जी, दैट इज THERMO, थर्मो रेगुलेशन। ठीक है जी। अब थर्मो रेगुलेशन हम किस तरह डिफाइन करते हैं, थर्मो रेगुलेशन को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है जी, दैट इज इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, इसको हम मेंटेन रखते हैं, बरकरार रखते हैं। अब थर्मो रेगुलेशन की क्या जरूरत है? थर्मो रेगुलेशन की जरूरत ये है कि लेट्स सपोज हम बात कर लेते हैं इंजाइम्स की। ठीक है जी, इंजाइम की बात हम क्यों कर रहे हैं? इंजाइम की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया ह्यूमन बॉडी को। अब ह्यूमन बॉडी में जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, जितनी भी ब्रेकडाउन होती है, उन सब में हमें तकरीबन ज़रूरत होती है इंजाइम्स की। अब इन इंजाइम को जब ये अपना प्रॉपर फंक्शन करेंगे इंजाइम, तो इनको चाहिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है जी, ये किस टेम्परेचर पे सही काम करते हैं, दैट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर पे। ठीक है जी, ऑप्टिमम टेम्परेचर। और ह्यूमन बॉडी में ऑप्टिमम टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी। अब खुदा ना ख्वास्ता अगर ये टेम्परेचर बिलो हो जाता है, 37 से कम हो जाता है, तब इंजाइम जो है वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। या अगर ये टेम्परेचर एक्सीड कर जाता है, जैसे कि हमें फीवर होता है, बुखार होता है, ठीक है, तो तब क्या होगा, तब ये इंजाइम जो है ये हमारे पास डीनेचर हो जाते हैं। जब लो होता है तो ये डीएक्टिवेट होते हैं, जब टेम्परेचर लो होता है तो ये डीएक्टिवेट होते हैं। हम लिख देते हैं यहाँ पे कि जब टेम्परेचर लो होगा तो इंजाइम क्या हो जाते हैं, डीएक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, ये हमने लिख लिया, दैट इज डीएक्टिवेट। और अगर टेम्परेचर जो है, ठीक है जी, टेम्परेचर को हम TEMP से लिख लेते हैं, टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर जाए, बढ़ जाए, तब क्या होगा,
तब हमारे पास जो एंजाइम है ये क्या हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं। डीनेचर का मतलब क्या है कि वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेते हैं, अपने फंक्शन को चेंज कर लेते हैं। तो ये था हमारे पास थर्मोरेगुलेशन। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट फिनोमिना की, जो कि हमारे पास क्या है, एक्सक्रीशन है। ठीक है जी। एक्सक्रीशन हम किसे कहते हैं, एक्सक्रीशन हम कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट के रिमूवल को। मैं लिख लेता हूँ क्या है, दैट इज रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट हमारे पास क्या है, जब हम खुराक लेते हैं तो जब उनकी ब्रेक डाउन हो जाती है, वो टूट जाते हैं, तो अब वो फूड जो कि हमें ज़रूरी होता है वो बॉडी में स्टोर हो जाता है, और वो जिसकी ज़रूरत नहीं है हमारी बॉडी को, वो हमारे पास मेटाबॉलिक वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस मेटाबॉलिक वेस्ट को हम रिमूव करते हैं दो तरीक़ों से। एक है हमारे पास दैट इज़ यूरिन, एक यूरिन के थ्रू हमें रिमूव करते हैं जो कि हम किडनी के थ्रू करते हैं, और एक हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू जिसे हम यूरिया कहते हैं, यूरिया के थ्रू भी हम इसे आज हम पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन प्लस जो है हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा वाटर। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन चीज़ों को रिमूव करना क्यों ज़रूरी है। तो उसका आंसर हम यूँ करते हैं कि प्लांट अपने बॉडी के टेम्परेचर को या अपने बॉडी के कंडीशन को मेंटेन रखता है, किस तरीके से या किस प्रोसेस के थ्रू, तो उसे हम कहते हैं दैट इज़ नोन एज अ होम्योस्टेसिस। ठीक है, होम्योस्टेसिस क्या है, होम्योस्टेसिस हमारे पास वो कंडीशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने इंटरनल बॉडी कंडीशन को कांस्टेंट रखता है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। होम्यो का हमारे पास मतलब है सेम, हम इसके नीचे लिख लेते हैं दैट इज सेम। ठीक है, और स्टेसिस कहते हैं किस चीज को, कंडीशन को। ठीक है, मतलब ये है कि जो इंटरनल बॉडी कंडीशन है वो क्या रहेंगे, हमारे पास सेम रहेंगे। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज इंटरनल। ठीक है, किस चीज के एस्पेक्ट के, किस चीज के रिगार्डिंगली, जो कि हमारे पास एक्सटर्नल टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा होता है, लेकिन जो इंटरनल कंडीशन है वो चेंज नहीं होते, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस। अब प्लांट होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्स्ट्रा फॉर्म में बनती है उसे रिमूव करेगा, ऑक्सीजन जो एक्स्ट्रा फॉर्म में बनेगी उसे भी रिमूव करेगा, और जो एक्स्ट्रा वाटर है उसे भी रिमूव करेगा। अब हम देखते हैं और कि किस तरह प्लांट जो है वो इन तमाम जो हमारे पास ये तीन हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर, कि उसको वो किस तरह रिमूव करता है। हमारे पास एक डायग्राम आ गई है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक प्रोसेस से जिसका नाम है दैट इज फोटोसिंथेसिस। हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारे पास क्या है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हमारे पास क्या है, फोटोसिंथेसिस हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ फूड है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, किस तरह कि कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, वो रिएक्ट कर लेते हैं किस चीज के साथ, रिएक्ट कर लेते हैं विद इक्वल अमाउंट ऑफ या इक्वल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, और बना लेते हैं हमारे पास क्या, दैट इज ग्लूकोज। ठीक है, आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। अब ये रिएक्शन कहाँ पे होता है, ये रिएक्शन होता है क्लोरोफिल के अंदर, लेकिन किस चीज की मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में, जिसको हम SL से डिनोट कर लेते हैं। अब ग्लूकोज बन गया, प्लस हमारे पास कौन सी चीज बनेगी, दैट इज ऑक्सीजन। अब ग्लूकोज जो है, इसका ग्लूकोज को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन ऑक्सीजन क्या है, ये हमारे पास है बाय प्रोडक्ट। ठीक है, बाय प्रोडक्ट का मतलब ये है कि या तो प्लांट इसे स्टोर करेगा या वो इसे रिमूव कर देगा। अब ये ऑक्सीजन जो है ये हमारे पास स्टोर हो जाती है कहाँ पे जी, ये हमारे पास स्टोर हो जाती है इन द मीजोफिल सेल्स। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कहाँ पे, मीजोफिल सेल्स क्या होते हैं, मीजोफिल सेल्स हमारे पास मौजूद होते हैं स्टोमेटा के पास। ठीक है जी, मीजोफिल सेल्स में हमारे पास रिस्पायरेशन प्लस फोटोसिंथेसिस एक ही वक्त में हो रहे होते हैं। अब जब मीजोफिल सेल्स में ये स्टोर हो जाएगी, तो अगर प्लांट को जरूरत होगी इस ऑक्सीजन की किस चीज के लिए, रिस्पायरेशन के लिए, जो कि एक दूसरा प्रोसेस है, तो उसको वो यूटिलाइज कर लेगा। लेकिन अगर ये एक्स्ट्रा अमाउंट में होगा तो तब प्लांट क्या करेगा, यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं जो कि पहले से ही लेबल है कि जो ऑक्सीजन इज रिलीज, हमारे पास सन एनर्जी जो है वो आती है एयर से, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास वाटर है। ठीक है, ये रूट्स के थ्रू आ जाता है इनटू द लीफ। सन की मौजूदगी में या सनलाइट की मौजूदगी में प्रोसेस होता है, फूड बनेगा, और उसके नतीजे में जो हमारे पास ऑक्सीजन बनेगी वो रिलीज कर दी जाएगी, प्लस ग्लूकोज जो है
वो बन जाता है। और इसी तरह जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है उसे रिलीज कर दिया जाता है, किसके थ्रू, हम लिख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा क्या करेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को रिलीज कर लेगा। अब हम बात कर लेते हैं एक दूसरे प्रोसेस की जिसे हम कहते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन या रेस्पायरेशन। हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या है हमारे पास, दैट इज रेस्पायरेशन। ठीक है, रिस्पायरेशन हमारे पास क्या है, रिस्पायरेशन हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें यही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो कि फोटोसिंथेसिस की वजह से बना था उसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी ऑक्सीजन की मौजूदगी में। हम अपना रिएक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे, दैट इज ग्लूकोज। ठीक है जी, हमारे पास ग्लूकोज क्या है, C6H12O6। ये क्या होता है, ये टूट जाता है, ये सॉरी ये रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है जी, और रिलीज कर देता है हमारे पास क्या, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, और उसके अलावा जो है ये रिलीज कर देता है जिसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज अ एटीपी, जो कि एनर्जी है जिसे प्लांट यूटिलाइज करेगा अपने बॉडी के फंक्शंस के लिए। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये और जो दूसरा हमारे पास एक्स्ट्रा रिमूवल के लिए यूज हो रहा है वाटर, इन दोनों की फॉर्मेशन हो गई है। अब हम क्या कहते हैं, अब हम ये कहते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये मोस्टली रिमूव होता है किस वक्त, ये रिमूव होता है हमारे पास ड्यूरिंग द नाइट। ठीक है, हम एक डायग्राम ले आते हैं यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि यहाँ पे हमने लिखा है डे और नाइट। डे में आप देख सकते हैं कि मोस्टली प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक है, अब रात के वक्त जो है प्रोसेस थोड़ा इसके बरक्स होता है या इसके अपोजिट होता है। किस तरह कि रात के वक्त हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी जगह प्लांट कंज्यूम करते हैं, लेते हैं कौन सी चीज, दैट इज ऑक्सीजन, और रिलीज करते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों, किस तरह कि वो रिस्पायरेशन जो हो गई थी हमारे पास, जो हमने पीछे रिएक्शन पढ़ा, ठीक है, दैट इज रिस्पायरेशन का जो हमारे पास रिएक्शन है जिसमें हमने देखा कि ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल हैं ये रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ और प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर प्लांट को ये कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो वो उसे फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेगा, लेकिन रात के वक्त चूंकि इसकी जरूरत नहीं होती तो क्योंकि प्लांट क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को किस चीज से लेंगे, जैसे कि हमें पता है वो अपनी एनर्जी को कंज्यूम करेंगे किस चीज से, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन, सॉरी ग्लूकोज से। अब वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है उसकी ब्रेकडाउन होगी, तो रात के वक्त हमारे पास ये प्रोसेस हो जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होगा। ठीक है, हम लिख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाता है किस चीज से, प्लांट की बॉडी से। अब इसके अलावा हमारे पास और कौन से प्रोसेस हैं, अब ये है कि ये भी मीजोफिल सेल्स में होगा और स्टोमेटा के थ्रू ही ये रिमूव होगा। किसके थ्रू, हम लिख लेते हैं हमारे पास क्या है, स्टोमेटा के थ्रू ही ये रिमूव होगा। अब ये बात जो है स्टोमेटा किस चीज में, अब स्टोमेटा हमारे पास लीफ में होते हैं, लेकिन जो हमारे पास यंग जो है, यंग स्टेम्स होते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, यंग स्टेम में भी स्टोमेटा के थ्रू ही ये रिलीज होता है, और उसके अलावा रूट्स में ये रूट्स के सरफेस से रिलीज होता है, और उसके अलावा ये रिलीज होता है रूट्स हेयर के थ्रू। ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज रूट्स हेयर। तो इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं किस चीज की, वाटर की, जो कि हमारे पास दोबारा हम पीछे चले जाते हैं किस, जो कि हमारे पास बना रिस्पायरेशन की वजह से। अब वाटर जो है ये जरूरी है प्लांट के लिए। ठीक है, अब जब ये प्लांट के लिए जरूरी है, किस चीज के लिए, प्लांट के लिए जी वाटर जरूरी है किस फॉर्म में, ताकि वो अपने शेप को मेंटेन रख सके। शेप किस तरह मेंटेन रखेंगे, टर्जिडिटी के थ्रू जो है प्लांट अपने शेप को मेंटेन रखेगा। अब वाटर जो है उसको प्लांट को जरूरी है किस चीज के लिए, टर्जिडिटी। हम लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज टर्जिडिटी। ठीक है, अब प्लांट में हमारे पास मौजूद होते हैं वैक्यूल, और वैक्यूल ही स्टोर करते हैं किस चीज को, वाटर को। अब वही वाटर जो है वो वैक्यूल क्या करेगा, फिर उसे रिमूव भी करेगा और सेल के शेप को भी मेंटेन रखते हैं। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि रात के वक्त, दिन के वक्त क्या होगा, दिन के वक्त हमारे पास वाटर को रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन हमारे पास क्या है, ट्रांसपायरेशन जी हमारे पास ये है कि द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द वाटर सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं हमारे पास ये क्या है, दैट इज ट्रांसपायरेशन। ये प्रोसेस हमारे पास ट्रांसपायरेशन का हो रहा है। ठीक है जी, ये एक एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करते हैं कि प्लांट्स के लीफ को हम क्या कर देते हैं, उसे बंद कर देते हैं किसी भी शॉपिंग बैग के साथ, किसी भी प्लास्टिक बैग के साथ। तो हम देख सकते हैं कि कुछ टाइम के बाद उस प्लास्टिक बैग में हमारे पास एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर मौजूद होता है, जो कि हमें क्या इंडिकेशन देता है कि ट्रांसपायरेशन हुई है, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो रिमूव हुआ है। सेकेंड हमारे पास प्रोसेस होता है ग्यूटेशन का। ग्यूटेशन हमारे पास क्या है जी, ग्यूटेशन हमारे
हमारे पास ये है कि रात के वक्त चूंकि स्टोमेटा क्लोज होते हैं तो प्लांट के लीफ से, ठीक है, लीफ के टिप से हमारे पास जो है ये रिमूव हो जाता है एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, और ये मोस्टली पाया जाता है किस चीज में, ग्रासेस में पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ये हमारे पास ग्यूटेशन है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये ग्यूटेशन का प्रोसेस हमारे पास हो रहा है, ठीक है जी। और आप ये ड्रॉपलेट देख सकते हैं जिसे हम सलीस उर्दू में क्या कहते हैं, शबनम कहते हैं। सुबह जब हम उठते हैं तो ग्रास के ऊपर ये स्मॉल ड्रॉप्स पड़े होते हैं। तो आज हमने जी पढ़ा दैट इज नोन एज अ रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर, के किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और एक्स्ट्रा वाटर जो है वो रिमूव किया जाता है प्लांट से।